नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित हुआ। दिव्यांग जन अधिकार संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को निशुल्क और समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल या डीनेचर्ड स्पिरिट को विनियमित करने का अधिकार है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान के जरिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पहले बच्चे का जन्म हुआ। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI सूचकांक 2024 जारी किया गया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं पहली मुख्य खबर का। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित हुआ। ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने किया था। 2006 में ब्रिक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इसे औपचारिक रूप दिया गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स बन गया। इसके 10 सदस्य देश हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब की अंतिम पुष्टि फिलहाल लंबित है। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर ब्रिक्स देशों ने कजान घोषणा पत्र को अपनाया है। कजान घोषणा पत्र एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दों पर ब्रिक्स के एकीकृत रुख को दर्शाया गया है। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, यानी कि स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। चलिए इसी के साथ खबर की ओर बढ़ते हैं और कजान घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला है वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार हेतु सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। वहीं आर्थिक सहयोग में पहला है ब्रिक्स सीमा पार भुगतान प्रणाली। यह व्यापार के समक्ष बाधाओं को कम से कम करने और गैर भेदभावपूर्ण पहुंच के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है। इसी के साथ अगला है ब्रिक्स क्लियर डिपॉजिटरी। यह स्वतंत्र रूप से काम करने वाला सीमा पार निपटान और डिपॉजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं तीसरा है ब्रिक्स इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म ICM। इसका उद्देश्य परियोजनाओं और प्रोजेक्ट्स के लिए नई वित्तीय पद्धतियों और दृष्टिकोणों को सुगम बनाना एवं उन्हें आगे बढ़ाना है। इसके तहत वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग की संभावना तलाशी जाएगी। और चौथा है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। रूस ने इसका प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच अनाज के व्यापार हेतु एक साझा प्लेटफॉर्म स्थापित करना है। इसके अलावा कुछ अन्य मुख्य बिंदु भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि कजान घोषणा पत्र में संक्रामक रोगों के जोखिम को कम करने हेतु ब्रिक्स अनुसंधान एवं विकास वैक्सीन केंद्र की स्थापना की सराहना की गई और साथ ही ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने हेतु भारत की पहल को भी मान्यता दी गई। इस सम्मेलन में ब्रिक्स भागीदार देशों की एक श्रेणी के निर्माण का समर्थन किया गया। इसमें शामिल देश ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं होंगे। ब्रिक्स भागीदार देशों में क्यूबा, तुर्की और वियतनाम सहित 13 नए भागीदार देशों को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। दिव्यांगजन अधिकार संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए गए। ये नए नियम केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। चलिए सबसे पहले संशोधित नियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पहचान प्रमाण पत्र, नवीनतम तस्वीर और आधार कार्ड शामिल है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल एक चिकित्सा प्राधिकारी या जिला स्तर पर अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी जारी कर सकता है। इसे आवेदक के निवास प्रमाण पत्र में उल्लिखित निवास वाले जिले के भीतर ही जारी किया जा सकता है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु समय की बात करें तो नए नियमों के तहत यह अवधि 1 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी गई है।
साथ ही आवेदन की समाप्ति हेतु एक नया खंड शामिल किया गया है। यदि किसी आवेदन पर 2 साल से अधिक समय से कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो उसे रद्द या निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को फिर से आवेदन करना होगा या प्राधिकारी से संपर्क करना होगा। अब बात करते हैं रंग आधारित नए UDID कार्ड्स की। पहला है सफ़ेद कार्ड। यह कार्ड उन व्यक्तियों को जारी किया जाएगा जो 40% से कम दिव्यांगता से ग्रसित हैं। दूसरा है पीला कार्ड। इसे उन व्यक्तियों के लिए जारी किया जाएगा जो 40% से 80% के बीच दिव्यांगता से ग्रसित हैं। तीसरा है नीला कार्ड। इसे 80% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। अब संशोधित नियमों से जुड़ी चिंताएं जानते हैं। पहली चिंता है बिना आधार कार्ड वाले दिव्यांगजन को इससे बाहर रखना। ये समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले या हाशिए पर रहने वाले समुदायों को झेलनी पड़ सकती है। दूसरा है आवेदन के लिए लंबा समय। दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में 3 महीने का समय बहुत अधिक है। ऐसे में उन्हें अपनी पहचान साबित करने, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने और अपने अधिकारों का दावा करने में कठिनाई हो सकती है। अंत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में भी जान लेते हैं। दिव्यांगजन से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी तंत्र संबंधी अक्षमता से पीड़ित है। दिव्यांगता की पहचान की बात करें तो इस अधिनियम में दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित जीवन के सभी पहलुओं में दिव्यांगजनों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। रुख करते हैं अगली मुख्य खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को निशुल्क और समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को निशुल्क कानूनी सहायता सहित अन्य लाभकारी योजनाओं की आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सुहास चकमा बनाम भारत सरकार मामले में सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। इसी के साथ खबर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP व्यवहारिक रूप से और दक्षता पूर्वक संचालित किए जाने चाहिए। इसकी जवाबदेही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA, नालसा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की होगी। अगला मुख्य निर्देश जागरूकता पैदा करना है। कानूनी सहायता पर राज्यों में स्थानीय भाषाओं में अधिक पुस्तिकाएं उपलब्ध करानी चाहिए और इनके प्रचार के लिए उचित तरीका अपनाया जाना चाहिए। इससे न्याय के इच्छुक व्यक्ति इस योजना का अधिक लाभ उठा सकेंगे। पुलिस स्टेशन, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कानूनी सहायता डिस्प्ले बोर्ड लगाना चाहिए। इन पर संपर्क करने के लिए पता और निकटतम कानूनी सहायता कार्यालय के फोन नंबर का उल्लेख भी करना चाहिए। चलिए अब कानूनी सहायता के लिए लागू किए गए फ्रेमवर्क को समझते हैं। पहला है संविधान का अनुच्छेद 39A। यह अनुच्छेद राज्य को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रहे। अगला है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसमें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए विधिक और संस्थागत फ्रेमवर्क की व्यवस्था की गई है। इसमें कुछ संस्थाओं के गठन का भी प्रावधान है, जैसे कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालयों और तालुका न्यायालयों में विधिक सेवा समितियां। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों में महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, दिव्यांगजन, मानव तस्करी के शिकार लोग या भिक्षावृत्ति में शामिल लोग, सामूहिक आपदा, निर्जातीय हिंसा, जातिगत उत्पीड़न, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार लोग, संरक्षण गृह या किशोर गृह में हिरासत में रखे गए व्यक्ति और मनोरोग अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल या डीनेचर्ड स्पिरिट को विनियमित करने का अधिकार है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्रीमती लालता प्रसाद वैश्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2
यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में मादक लिकर शब्द में औद्योगिक अल्कोहल शामिल होगा। कोर्ट ने 1990 के एक फैसले सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम यूपी राज्य मामला को भी खारिज कर दिया। इस फैसले में कहा गया था कि मादक लिकर केवल पीने योग्य शराब को व्यक्त करता है तथा राज्य औद्योगिक अल्कोहल पर कर नहीं लगा सकते हैं। औद्योगिक अल्कोहल के उपयोगों के बारे में बात करें तो यह विनिर्माण क्षेत्र में पेंट्स, वार्निश और एडेसिव में सॉल्वेंट के रूप में और साफ सफाई में उपकरणों और सतहों की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसका स्टोव, लैंप और वाहनों के ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये चिकित्सकीय क्षेत्र में डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग होता है, जो इसे बहुउपयोगी बनाता है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और इसकी संक्षिप्त पृष्ठभूमि समझते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के तहत औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करती है। संघ ने प्रविष्टि 52 संघ सूची और प्रविष्टि 33 समवर्ती सूची से प्राप्त शक्ति के आधार पर इस कानून का बचाव किया है। प्रविष्टि 52 उद्योगों के लिए कानून निर्माण से संबंधित है और प्रविष्टि 33 शराब के व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से संबंधित है। राज्यों का तर्क है कि अवैध रूप से उपभोग योग्य अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक अल्कोहल का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें कानून बनाने की आवश्यकता है। अंत में औद्योगिक अल्कोहल के बारे में समझते हैं कि अल्कोहल के प्रमुख प्रकारों में से एक उपयोग योग्य अल्कोहल है। उपयोग योग्य अल्कोहल मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल को संदर्भित करता है। इसका मानव द्वारा उपभोग किया जा सकता है। यह आमतौर पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल या डीनेचर्ड अल्कोहल को संदर्भित करता है। इसे ऐसे पदार्थों को मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है जो इसे विषाक्त या स्वाद में अप्रिय बनाते हैं। रुख करते हैं अगली मुख्य खबर का। भारत में कृत्रिम गर्भाधान के जरिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पहले बच्चे का जन्म हुआ। बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान के जैसलमेर स्थित नेशनल ब्रीडिंग सेंटर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसे मूल रूप से वर्ष 2016 से 21 के बीच 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया था। हालांकि बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर 2024 तक कर दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है संरक्षण हेतु नियंत्रित दशाओं में ब्रीडिंग यानी कैप्टिव ब्रीडिंग करना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से जुड़े हितधारकों और निर्णायककर्ताओं में क्षमता निर्माण और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए प्रयास करना और साथ ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अनुकूल भूमि उपयोग को प्रोत्साहित करना। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे राजस्थान में स्थानीय रूप से गोडावण भी कहा जाता है। मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। हालांकि इनकी कुछ आबादी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। इनकी संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN में इसकी स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में और साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है। इसके अलावा इसे स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। प्राकृतिक पर्यावासों में अब 150 से भी कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं और ये मुख्य रूप से भारत में ही है। चलिए अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के व्यवहार और उसकी मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। ये घास के मैदानों में रहने वाली भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्थानीय प्रजाति है। इसके सर पर काले धब्बे जैसी एक संरचना होती है। मादा की तुलना में नर के सिर पर काले धब्बे का आकार बड़ा होता है। नर गोडावण में एक गुलर पाउच यानी गले में एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसमें वे हवा भरकर जोर से आवाज निकालते हैं ताकि मादा पक्षियों को आकर्षित किया जा सके। ये सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि घास के बीज, कीड़े जैसे टिड्डे और भृंग और कभी कभी छोटे चूहे और सरीसृप जीवों को भी खाते हैं। इतना ही नहीं, अवैध शिकार, पर्यावासों का विनाश, बिजली लाइनों से टकराना, कृषि का विस्तार आदि भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समक्ष विद्यमान कुछ प्रमुख खतरे हैं। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI सूचकांक 2024 जारी किया गया। आपको बता दें, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI सूचकांक 2024 को ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। CRI ने असमानता से निपटने के लिए 164 देशों और क्षेत्रों की प्रतिबद्धता का आकलन किया है।
सतत विकास लक्ष्य SDG 10 के तहत असमानता को कम करने का टारगेट निर्धारित किया गया है। इसने 3 मापदंडों के आधार पर प्रदर्शन का आकलन किया, जो है लोक सेवा व्यय, प्रगतिशील कराधान और श्रम अधिकार एवं मजदूरी। चलिए सूचकांक की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। सबसे पहले रैंकिंग पर नजर डालें तो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश हैं नॉर्वे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। वहीं दूसरी ओर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में दक्षिण सूडान, नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं, जहां चुनौतियां और असमानताएं अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। अगर भारत की बात करें तो इस बार भारत की रैंक 127 रही है, जो चिंताजनक है। भारत के मुकाबले नेपाल 115 और श्रीलंका 118 जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बढ़ती असमानताओं को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच का अंतर किसी भी समय की तुलना में अचानक अधिक तेजी से बढ़ा है। अरबों लोग उच्च और बढ़ती खाद्य कीमतों एवं भुखमरी की भयानक स्थिति का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर पिछले दशक में अरबपतियों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके मुख्य कारक है संघर्ष, ऋण संकट और जलवायु आघात। साथ ही ये निम्न एवं निम्न मध्यम आय वाले देशों में खर्च को बाधित कर रहे हैं। इसके अलावा 84% देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और या सामाजिक सुरक्षा पर अपने खर्च को कम कर दिया है। अब असमानता को कम करने के लिए रिपोर्ट में की गई सिफारिशें जान लेते हैं, जैसे कि व्यवहारिक और समयबद्ध राष्ट्रीय असमानता न्यूनीकरण योजनाएं NIRP लागू की जानी चाहिए। साथ ही नियमित निगरानी भी की जानी चाहिए। सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य बजट कुल सार्वजनिक व्यय का कम से कम 15% और शिक्षा बजट कुल सार्वजनिक व्यय का कम से कम 20% होना चाहिए। इसके अलावा सबसे अमीर 1% की आय पर कर लगाकर प्रगतिशील कराधान को बढ़ाया जाना चाहिए। अंत में भारत में असमानता को कम करने के लिए किए गए उपाय भी जान लेते हैं। सबसे पहले रोजगार सृजन की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। दूसरा प्रमुख कदम है वित्तीय समावेशन, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया है। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जैसे प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया योजना जैसे अन्य प्रयासों के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे तुर्की की, जिसकी राजधानी अंकारा है। आपको बता दें, तुर्की ने इराक और सीरिया में कुर्द आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह आंशिक रूप से एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया, पूर्व में अजरबैजान और ईरान, दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया तथा उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया अवस्थित है। इसके उत्तर में काला सागर तथा दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में भूमध्य सागर और एजियन सागर है। चलिए अब इसकी भौगोलिक विशेषताएं जानते हैं। इसकी प्रमुख नदियां टाइग्रिस, दजला, यूफ्रेट्स, फरात और किजी लिरमक है। इसका उच्चतम बिंदु माउंट अराट और इसका महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य बोस्फोरस जलडमरू मध्य और डार्डेनेल्स जलडमरू मध्य है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 वर्ष की अवधि के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट हेतु 5 अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC को सिविल या क्रिमिनल कोर्ट की तरह जांच करने या कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। मिशन मौसम के तहत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में अपना पहला कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर बनाने जा रहा है। मिशन मौसम की शुरुआत देश में मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया। हिम तेंदुए का पर्यावास मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें भारत सहित 12 देश शामिल हैं, जहां प्राकृतिक रूप से हिम तेंदुए पाए जाते हैं। दिल्ली सरकार ने PM श्री यानी PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने PM यशस्वी यानी वाइब्रेंट इंडिया के लिए PM यंग अचीवर स्कॉलरशिप पुरस्कार योजना पहल के प्रभावों का उल्लेख किया है। हाल ही में कई देशों में पिंक कोकीन को जब्त किया गया है।
इसे 2C के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शायद ही कभी कोकीन होती है। इसमें आमतौर पर केटामाइन होता है, जो पूरी तरह से अलग प्रभाव वाली ड्रग है। वैक्सीन जाइवैक TCV को विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व मान्यता का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे ये वैक्सीन संयुक्त राष्ट्र खरीद कार्यक्रम के लिए पात्र हो गई है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।